हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। गाइस, आपको पता है कि हम इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें हमने अपना मॉनसून स्टार्ट किया था कल। आज उसी के कंटिन्यूएशन में मैं आपको मॉनसून में ही बताने वाली हूँ। आज हम देखेंगे जेट स्ट्रीम हाइपोथेसिस। आज हम जेट स्ट्रीम हाइपोथेसिस के बारे में देखेंगे। कल हमने अगर हम प्रीवियस ईयर कह रही हूँ, सॉरी, अगर हम प्रीवियस लेक्चर देखें, रिकैप देखें, तो कल हमने एडमंड हेली का डिफरेंशियल हीटिंग का कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है, एडमंड हेली का डिफरेंशियल हीटिंग का कंसेप्ट, यानी कि लैंड और वाटर में जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर होगा उसकी वजह से जो विंड्स होंगी वो इंडियन ओशियन से इंडियन कॉन्टिनेंट की तरफ जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश होगी। उसके बाद हमने ITCZ थ्योरी पढ़ी थी, फ्लॉन की। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम आपको साथ साथ में याद रखने, क्योंकि MCQs में भी आ सकते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब अबाउट द एडमंड हेलीज पॉइंट ऑफ मॉनसून। एडमंड हेली का जो मॉनसून का पॉइंट ऑफ व्यू था वो डिस्क्राइब करना है, तो आप उसमें सिर्फ एडमंड हेली की डिफरेंशियल हीटिंग की बात को डिस्क्राइब करेंगे। अगर फ्लॉन का डिस्क्रिप्शन में पूछ लिया जाए तो आप ITCZ के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो यू शुड नो कि किस साइंटिस्ट ने कौन से कंसेप्ट्स को दिया है। ठीक है, हमने फिर ITCZ पढ़ा जो फ्लॉन के द्वारा दिया गया। आज हम उसी के ही आगे मॉडर्न कंसेप्ट हम पढ़ रहे थे। ये है हमारा क्लासिकल कंसेप्ट एडमंड हेली वाला, फ्लॉन वाला था हमारा मॉडर्न कंसेप्ट। आज हम उसी में मॉडर्न कंसेप्ट में स्टार्ट करेंगे साइक्लोनिक हाइपोथेसिस ऑफ स्पेट। हम स्पेट की हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। स्पेट की हाइपोथेसिस को हम कहते हैं साइक्लोनिक हाइपोथेसिस। ठीक है, स्पेट की बेसिकली हाइपोथेसिस जो थी वो यूनिवर्सल नहीं थी, मतलब हर जगह लागू नहीं हो सकती थी, इसकी बहुत ज्यादा लिमिटेशंस थी। तो वो हम देख लेते हैं। देखिए, स्पेट ने क्या कहा कि अगर दो डिफरेंट टाइप के एयर मासेस, जैसे कि एक हॉट ड्राई मास है, एक कोल्ड मॉइस्ट एयर मास है, अगर दो टाइप के एयर मास टकराते हैं आपस में तो ये फॉर्मेशन करते हैं फ्रंट का, जिसकी वजह से साइक्लोन का फॉर्मेशन भी होता है। ये था स्पेट का कहना। स्पेट के अकॉर्डिंग ये एक ऑस्ट्रेलियन जोग्राफर थे स्पेट। इन्होंने मॉनसून को बताया कि मॉनसून आता है बिकॉज ऑफ द साइक्लोन के फॉर्मेशन की वजह से मॉनसून बनता है। इन्होंने कहा कि जब टू डिफरेंट टाइप्स के एयर मासेस एक दूसरे के साथ मीट करते हैं तो फ्रंटोजेनेसिस होता है। फ्रंटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द फ्रंट्स का मतलब क्या हुआ? ये कोल्ड लैंड मास है, ये कोल्ड एयर मास है, सॉरी। कोल्ड एयर जो होती है वो हमेशा हैवी होती है। ठीक है, ये हॉट एयर मास है। हॉट एयर मास जो होगा वो हमेशा लाइट होगा। मैंने आपको लो प्रेशर हाई प्रेशर में भी बताया था कि हॉट एयर हमेशा राइज करती है। हॉट एयर मास जो होगा लाइट होगा। जब ये दोनों एयर मास एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो क्या होगा कि कोल्ड एयर मास नीचे चला जाएगा और हॉट एयर मास ऊपर सबसाइड हो जाएगा, और जब ये अपर एयर में पहुंचेगा तो क्या बना देगा, यहाँ पे क्लाउड बना देगा, जिसकी वजह से बारिश हो जाएगी। ये था कहना स्पेट का। ठीक है, और इन्हीं की वजह से ये हॉट एयर मास फॉर्म करके ये अगर कंटिन्यूस साइकिल चलती रही, कंटिन्यूस फ्रंट फॉर्मेशन चलता रहा, तो आगे चल के यही साइक्लोन का फॉर्मेशन भी करते हैं। तो यही था स्पेट का कहना कि फ्रंट्स की वजह से ही साइक्लोन बनते हैं। मॉनसून रेनफॉल भी इसी साइक्लोन की वजह से आती है। फ्रंट्स जो है वो समर सीजन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं बिकॉज जो डिफरेंस है टेम्परेचर में वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी की वजह से मॉनसून रेनफॉल हमें ज्यादातर समर सीजन में दिखाई देती है। यही था स्पेट का कहना। इसको आपको बस याद रखना है कि स्पेट ने कौन सी थ्योरी दी थी। स्पेट ने दी थी साइक्लोन हाइपोथेसिस ऑफ मॉनसून, जिसका मतलब क्या था कि दो डिफरेंट काइंड्स के एयर मासेस आपस में टकराने से फ्रंट्स का फॉर्मेशन होगा, जिसमें से कोल्ड एयर मास सबसाइड हो जाएगा और हॉट एयर मास उसके ऊपर चला जाएगा, और ये हॉट एयर मास अपर एयर में सर्कुलेट होकर क्या बनाएगा, क्लाउड्स बनाएगा। अगर यही फ्रंटोजेनेसिस बार बार फॉर्म होता रहा तो यहीं पे साइक्लोन्स का फॉर्मेशन भी होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेट साइक्लोन हाइपोथेसिस। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस पढ़ेंगे जो कि है जेट स्ट्रीम हाइपोथेसिस। आपने अगर इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे तो आपने फॉर श्योर इसका नाम तो जरूर सुना होगा, जेट स्ट्रीम हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस क्या कहती है? जेट स्ट्रीम्स कैसी होती है? जेट स्ट्रीम्स एक टाइप की मिएंडरिंग फॉर्म की विंड्स होती हैं, यानी कि ऐसे मियांडर करते हुए बहती है। ये स्ट्रेट लाइन में नहीं बहती है। बिकॉज ये मियांडर करते हुए क्यों बहती है? क्योंकि इनका फॉर्मेशन हमेशा अपर एयर में होता है। अपर एयर में कोल्ड एयर और हॉट एयर के
हॉट और कोल्ड एयर के दबाव में आने के कारण इनकी जो शेप हो जाती है वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है, इनकी शेप हो जाती है मियांडर शेप। ठीक है, कोल्ड एयर ऊपर उठाएगी, हॉट एयर नीचे प्रेस करेगी, तो इसकी वजह से इनकी शेप हो जाती है मियांडर शेप। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको कल भी आपने नाम सुना होगा हेडले सेल, फेरल सेल और पोलर पोलर सेल्स। देखिए जो ये एटमॉस्फेरिक एयर सर्कुलेशन होता है ना, उसमें हमारे 3 टाइप के सेल्स बनते हैं। पहला टाइप है हमारा हेडले सेल। हेडले सेल जो इक्वेटर के दोनों तरफ बनता है, दोनों हेमिस्फीयर में, अराउंड 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑल्सो। ठीक है, फिर हमारा दूसरा बनता है फेरल सेल। फेरल सेल जो है वो हमारा टेम्परेट रीजन में बनता है, अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। फिर तीसरा हमारा होता है पोलर सेल। पोलर सेल जो है वो हमारा हाई टेम्परेट या फिर कह सकते हैं उसे पोलर एरियाज में बनता है, अराउंड 60 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री टू 90 डिग्री साउथ। दोनों ही हेमिस्फेयर में इन 3 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिनकी वजह से एयर का सर्कुलेशन होता है। बाकी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी में बताऊंगी। आप बस अभी यहाँ पे ये चीज याद रख लेना कौन से लैटिट्यूड में किन सेल का फॉर्मेशन होता है। तो जो जेट स्ट्रीम जो हमारा लोअर सेल है, जिसे हम हेडले सेल भी कहते हैं, यहाँ पर तो नॉर्मल सरफेस विंड्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर कौन सी विंड्स बहती हैं, सरफेस विंड, जिसे कि हम ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, इसका नाम मैंने आपको बताया था, आपने सुना होगा। लेकिन जो हमारी जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा 30 डिग्री से 60 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में होता है। यानी कि पोलर सेल और फेरल सेल और पोलर सेल में ही जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन होता है, अराउंड 30 डिग्री और 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स। ठीक है, जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन अपर एयर सर्कुलेशन में होता है। ये एक तरीके की जियोस्ट्रॉफिक विंड्स होती हैं, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स होती हैं जिन्हें हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, इनका हम आगे देखते हैं। देखिए जेट स्ट्रीम मियांडरिंग फॉर्म में होती है, 60 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, वेस्ट की तरफ से आती हुई होती है ये, और ईस्ट की तरफ को जाती हुई होती है, क्योंकि हमारे जो अर्थ का रोटेशन है वो कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, 60 डिग्री लैटिट्यूड्स में पोलर जेट स्ट्रीम कहा जाता है, और 30 डिग्री लैटिट्यूड्स में इसे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहा जाता है। वेस्टर्ली हम इसलिए कहते हैं बिकॉज ये वेस्ट डायरेक्शन से आ रही हैं। इनका शेप मियांडरिंग होता है। अब आप अज्यूम कीजिए ये आपका ग्लोब है, और आपके ग्लोब में पूरे में ये जेट स्ट्रीम फैल रही है। ठीक है, जेट स्ट्रीम लगातार चलती है पूरे ग्लोब में, अराउंड 30 डिग्री लैटिट्यूड्स और 60 डिग्री लैटिट्यूड्स के पास। आपको ये इमेजिन करना है कि पूरे ग्लोब में जेट स्ट्रीम्स फ्लो हो रही हैं इन द मियांडरिंग फॉर्म, लगातार ये फ्लो हो रही हैं पूरे ग्लोब में। ठीक है, देखिए पोलर जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम मैंने आपको बता दिया, दोनों हेमिस्फीयर में बनती हैं ये, अराउंड हाई लैटिट्यूड्स, यानी कि सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स तो 30 डिग्री और हायर लैटिट्यूड 60 डिग्री। अब ये बनती कैसे हैं, देखिए मैंने आपको बताया था ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब देखिए यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो ये ऐसे मूव क्यों नहीं हुई, इस तरीके से मूव क्यों नहीं हुई फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड का डायरेक्शन तो ऐसे होता है ना, कि कोई भी हम अगर ट्रेड विंड देखें वो भी ऐसे बहती है। ठीक है, और जो सी भी विंड्स हम देखें वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहती है। इनकी डायरेक्शन ऐसे ना होके ऐसे क्यों हो गई, इसके पीछे का रीजन क्या है। इसके पीछे 2 रीजन है। एक तो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का मतलब क्या होता है, देखिए ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, 2 चीज के बीच का डिफरेंस। ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, 2 चीज के बीच का डिफरेंस, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर का डिफरेंस, उसे हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। 2 प्रेशर्स का डिफरेंस, जैसे यहाँ पे 1000 मिली बार प्रेशर है, यहाँ पे 900 मिली बार प्रेशर है, तो एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बन गई। तो अगर देखा जाए तो विंड को ऐसे मूव करना चाहिए इस डायरेक्शन में, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और इसी को ही सपोर्ट करता है नीचे कोरियोलिस फोर्स। अगर देखें हम तो हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स राइट हैंड साइड बेंड होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड बेंड होता है। तो इस प्रेशर ग्रेडियंट को सपोर्ट करता है कोरियोलिस फोर्स। जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कोरियोलिस फोर्स के से बैलेंस आउट हो जाती है, तो बीच में से बनती है जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम की डायरेक्शन इनके बीच से निकलती है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि मैम कोरियोलिस फोर्स नीचे क्यों लग रही है। देखिए ये हमारा ग्लोब है, कोई भी चीज अगर ऐसे मूव कर रही है तो एक ऐसा पोजीशन आएगा कि वो इस तरीके से भी मूव करना स्टार्ट कर देगी, आ सकती है ना ये पोजीशन। जितनी ज्यादा हम हाइट से, इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स बहुत ज्यादा होती है। ठीक है,
तो सॉरी इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स कम होती है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे कोरियोलिस फोर्स और ज्यादा होने लग जाएगी, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे कोरियोलिस फोर्स और ज्यादा होने लग जाएगी। तो जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन भी तो अपर लैटिट्यूड्स में हो रहा है ना। कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे 0 होती है, पर जैसे जैसे लैटिट्यूड्स इंक्रीज होते हैं कोरियोलिस फोर्स ज्यादा हो जाती है, यानी कि ज्यादा बेंडिंग होगी। अब ज्यादा बेंडिंग होने की वजह से एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है कि बेंडिंग इस तरीके से हो जाए, है ना। तो इसी तरीके से, इसी वजह से हमने कोरियोलिस फोर्स को नीचे दिखाया है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। बिकॉज जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे कोरियोलिस फोर्स बहुत स्ट्रांगली अप्लाई होगा, बहुत स्ट्रांगली बेंडिंग होगी इस तरीके से। तो ऐसा हो सकता है कि कोरियोलिस फोर्स नीचे ही बेंट डाउन हो जाए, तो इसलिए हमने कोरियोलिस फोर्स को डाउनवर्ड उसमें दिखाया है पॉइंटिंग में। और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स तो यही होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स की बैलेंसिंग आउट पे जियोस्ट्रॉफिक विंड्स का फॉर्मेशन होता है, और यही जियोस्ट्रॉफिक विंड्स है हमारी जेट स्ट्रीम्स। इसलिए इनकी डायरेक्शन इस तरीके से हो जाती है रादर देन ऐसे और ऐसे, ऊपर नीचे ना होके इनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बिकॉज ये क्या होता है इनमें जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है और कोरियोलिस फोर्स बैलेंस आउट हो जाती है, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम्स बीच का रास्ता ले लेते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। शुड आई मूव फॉरवर्ड? यस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जेट स्ट्रीम्स एक हाई स्पीड विंड्स है, बहुत तेज स्पीड होती है इनकी, जो मियांडरिंग फॉर्म इस तरीके से बहती है पैरेलल टू द आइसोबार लाइंस। जो आइसोबार लाइन है ना 1000 मिलीबार की, उसके पैरेलल बहती हैं at the height of 8 to 10 kilometers in troposphere। troposphere 18 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस पे होती है, तो ये हाई ट्रोपोस्फेयर, अपर ट्रोपोस्फेयर में ये बहती हैं जेट स्ट्रीम्स। इनको हम जियोस्ट्रॉफिक विंड्स भी कहते हैं। जेट स्ट्रीम जनरली ब्लो होती हैं फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स द ईस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। कुछ जेट स्ट्रीम परमानेंट होती है और कुछ जेट स्ट्रीम टेम्पररी होती है, यानी कि थोड़े समय के लिए ही बनती हैं और बाद में डिसअपियर हो जाती हैं। इंडियन मॉनसून को ये जेट स्ट्रीम्स दो तरीके की जेट स्ट्रीम होती है, एक होती है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है, और एक होती है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अभी हम वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में देख रहे हैं। इंडियन मॉनसून को दोनों ही तरीके की जेट स्ट्रीम इन्फ्लुएंस करती है। अब हम देखेंगे किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। देखिए पहले हम देख रहे हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के बारे में, यानी कि वो जेट स्ट्रीम जो वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है इंडियन कॉन्टिनेंट में। देखिए इंडियन कॉन्टिनेंट में जेट स्ट्रीम्स वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है। यहाँ पे क्या है, हिमालयाज है, तो हिमालय से टकराने के बाद जेट स्ट्रीम्स क्या होता है, बाइफर्केट हो जाती है टू पार्ट में। एक पार्ट तो चला जाता है तिब्बतन प्लेट्यू की तरफ और एक पार्ट आ जाता है हमारे इंडिया के गंगा प्लेन्स की तरफ। और यही जेट स्ट्रीम्स सर्दियों में क्या लाता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी है। तो सर्दियों में ये जेट स्ट्रीम्स यहाँ से मॉइस्चर उठा के लाती हैं और इस जगह में ये पंजाब, दिल्ली और थोड़ा सा नदर्न इंडिया वाले पार्ट में क्या करवाती है, विंटर रेन करवाती हैं, जिसे हम मावठ के नाम से जानते हैं। याद रखना ये जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना वो ऐसे ही उठ के आ जाते हैं, और उत्तराखंड पीसीएस तो इन चीजों के लिए फेमस है, ऐसे सवाल पूछने के लिए। जैसे हाल ही में अभी मैं जियोस्ट्रॉफिक विंड्स आपको पढ़ा के आई हूँ ना, वही पूछा था कि अगर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को कोरियोलिस फोर्स बैलेंस करती है तो कौन से विंड्स का फॉर्मेशन होता है, तो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। तो इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है। विंटर रेंज जो होती है हमारे नदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में, उसे मावठ कहते हैं, और ये होती है हमारी जेट स्ट्रीम्स की वजह से, जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। आपने ये नाम जरूर सुना होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। इसकी वजह से विंटर रेनफॉल होती है हमारे नदर्न इंडिया वाले पार्ट में, जिसे मावठ कहा गया है, और इस फिनोमेना को कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसलिए हमारे जो सर्दियों में रेनफॉल होती है वो उसका कारण क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जो हमारी गर्मियों में रेनफॉल होती है उसका कारण क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। ये चीजें याद रखेंगे। देखिए दिसंबर जनवरी की क्या कंडीशन होती है, दिसंबर जनवरी की ये कंडीशन होती है कि जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं हिमालय से टकराने के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट तो चला जाता है तिब्बत प्लेट्यू की तरफ को, और एक पार्ट आ जाता है हमारे गंगा प्लेन्स की तरफ, ठीक है। और यही क्या होता है, सर्दियों में बारिश लेके आती है। अब आता है अप्रैल मई की सिचुएशन। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो वहां पे एडमंड हेली की डिफरेंशियल हीटिंग की थ्योरी थी जो मैंने आपको बताई थी। उसमें उस थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस थे। उस लिमिटेशंस में एक लिमिटेशन ये भी था कि अप्रैल और मई में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हाँ होती है। इंडियन कॉन्टिनेंट पे लो प्रेशर होगा, इंडियन ओशन पे हाई प्रेशर होगा।
तो अगर ये एडमंड हेली की थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डिफरेंशियल हीटिंग तो यहाँ पे हो रही है ना, तो वाई इस तब भी क्यों इस तरीके से विंड मूव नहीं करती और तब भी बारिश क्यों नहीं होती, अप्रैल और मई में बारिश क्यों नहीं होती, इसका रीजन क्या है? अगर एडमंड हेली की डिफरेंशियल हीटिंग की थ्योरी देखी जाए तो ये उसका जवाब नहीं दे पाई थी। और आप जानते हैं अभी भी ऑलमोस्ट लाइक 5% लोगों को पता होगा अबाउट दिस थिंग कि अप्रैल और मई में बारिश क्यों नहीं होती। वही मैं आपको बताने वाली हूँ, अप्रैल और मई में बारिश क्यों नहीं होती। ठीक है, अप्रैल और मई में बारिश क्यों नहीं होती, बिकॉज ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ना, ये कुछ तरीके की कोल्ड विंड्स हैं, ये यहाँ पे हाई प्रेशर को मेंटेन रखती हैं। अब हाई प्रेशर को जब मेंटेन रखेंगी तो कन्वेक्शन ऑफ एयर नहीं हो पाएगा, एयर का राइज नहीं हो पाएगा। जब एयर का राइज नहीं होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन भी नहीं होगा, जब क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो बारिश भी नहीं होगी। तो ये जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की विंड्स है, ये यहाँ पे वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के संपर्क में आ जाती हैं और ये विंड्स यहाँ पे जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो इन विंड्स को क्लाउड्स बनाने नहीं देती, इनका प्रेशर कम कर देती, इनका प्रेशर बढ़ा देती है, यहाँ पे हाई प्रेशर सिचुएशन को मेंटेन करके रखती है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, इसकी वजह से अप्रैल और मई में हमें लो प्रेशर होने के बावजूद भी लैंड पे यहाँ पे लो प्रेशर है पर फिर भी बारिश नहीं हो रही। यही थी एडमंड हेली की लिमिटेशन, एडमंड हेली की थ्योरी की लिमिटेशन, जो आपको यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी बाय द जेट स्ट्रीम हाइपोथेसिस, जो यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। आई होप इट्स क्लियर कि अप्रैल और मई में बारिश क्यों नहीं होती, बिकॉज जो यहाँ से जो रेज विंड्स जाएंगी वो क्या होगा, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के संपर्क में आकर अपना जो मॉइस्चर है वो नहीं वो कर पाएंगी, वो डिसेंड डाउन हो जाएंगी। यहाँ पे हाई प्रेशर में क्या होता है, विंड्स डिसेंड डाउन यानी कि नीचे इकट्ठी हो जाती हैं, तो वहां पे प्रेशर हाई हो गया। जब एयर का राइज नहीं होगा तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, इस वजह से रेन भी नहीं होगी, कन्वेक्शन ऑफ एयर नहीं होने देती है जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, और फिर क्या होता है, जून में जेट स्ट्रीम की शिफ्टिंग हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्थ शिफ्ट हो जाती है जेट स्ट्रीम, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे इंडिया पे आईटीसीजेड का क्रिएशन हो जाता है और रेनफॉल आ जाती है। ठीक है, ये कंडीशंस है जेट स्ट्रीम की कि कैसे मॉनसून को इन्फ्लुएंस करती है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। इसके बारे में देख लेते हैं। एमटी येन ने बताया था कि जेट स्ट्रीम और मॉनसून का क्या रिलेशन है। देखिए, जेट स्ट्रीम हाइपोथेसिस एमटी येन द्वारा दी गई थी। ठीक है, एमटी येन द्वारा दी गई थी, ये आपको याद रखना है, जेट स्ट्रीम हाइपोथेसिस। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए हु गेव जेट स्ट्रीम हाइपोथेसिस, तो योर आंसर शुड बी एमटी येन। और अगर मेंस में पूछ लिया जाए एक्सप्लेन अबाउट द एमटी येन्स थ्योरी ऑफ मॉनसून, तो आपको जेट स्ट्रीम हाइपोथेसिस के बारे में बताना है। फिर आपको कोई आईटीसीजेड नहीं बताना, कोई डिफरेंशियल हीटिंग नहीं बतानी, ओनली यू हैव टू डिस्क्राइब अबाउट जेट स्ट्रीम हाइपोथेसिस। इसलिए ही मैं बार बार बोल रही हूँ कि साइंटिस्ट के नेम्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज आपको एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि साइंटिस्ट ने क्या काम किया था, कि आप एग्जाम में जाके कंफ्यूज ना हो। यही फर्क हो जाता है एक नॉर्मल इंसान में और जिसने कंसेप्चुअल पढ़ा हो उस इंसान में। ठीक है, नॉर्मल को ये साइंटिस्ट के नाम शायद नहीं पता होंगे या नहीं बताए जाते हैं। और गाइस, जो मैं आपको यहाँ पे YouTube में प्रोवाइड कर रही हूँ ना, ये 8 to 9,000 के कोई कोर्स में प्रोवाइड किया जाता है किसी न किसी कोचिंग में। वेट अ मिनट, जो मैं यहाँ पे आपको YouTube में प्रोवाइड कर रही हूँ ना, आई होप आप इसको प्रेज करेंगे, बिकॉज ये 8 से 10,000 या 20,000 रुपए लेकर भी आपको किसी कोचिंग के इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, पहले आपसे पैसे लिए जाते हैं, पर यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये चीज बता रही हूँ। यहाँ पे प्लीज इस चीज को प्रेस कीजिएगा और प्लीज आपको सिर्फ सपोर्ट दिखाना है कि सब्सक्राइब करके जाना है और एक छोटा सा लाइक देके जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एमटी येन है वो इंसान जिन्होंने जेट स्ट्रीम हाइपोथेसिस के बारे में बताया था। इन्होंने बोला था कि विंटर सीजन के वक्त जेट स्ट्रीम्स जो है वो हिमालयाज को स्ट्राइक करेंगी। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, अब मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ। ठीक है, जेट स्ट्रीम जो है वो हिमालयाज को स्ट्राइक करेंगे और दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगी। एक ब्रांच चली जाएगी तिब्बत प्लेट्यू की तरफ, ठीक है, नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की तरफ, और सदर्न ब्रांच जो आ जाएगी वो इंडिया के ऊपर हाई प्रेशर को और इंटेंसिफाई करेगी, मतलब हाई प्रेशर को बना के रखेगी। और इसी हाई प्रेशर की वजह से डिसेंडिंग ऑफ एयर होती है, यानी कि एयर का नीचे उतरना होता है। ठीक है, इसी की वजह से रेनफॉल कंडीशंस इंडिया में नहीं बन पाती
जब वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडिया के ऊपर होती है। इसलिए रेनफॉल विंटर सीजन में हमें जनरली देखने को नहीं मिलती। थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है, जैसे हमने मावट कहा है, वो तो मेडिटेरेनियन सी से लाए हुए मॉइस्चर की वजह से होती है। उसके बाद विंटर में रेनफॉल नहीं होती, बिकॉज विंटर में हमारे इंडिया के ऊपर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स का इन्फ्लुएंस होता है, और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो इंडिया के ऊपर हाई प्रेशर सिचुएशन क्रिएट करके रखती है, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा। आपको पता है क्लाउड फॉर्मेशन होने के लिए लो प्रेशर सिचुएशन होना जरूरी है, बिकॉज लो प्रेशर होने की वजह से ही हवा ऊपर उठेगी और बादल बनाएगी। ये जेट स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स के रूप में आती है मेडिटेरेनियन सी से वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और इन्हीं साइक्लोन्स की वजह से कुछ बारिश सम रेनफॉल इज रिसीव्ड इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में विंटर सीजन में कुछ रेनफॉल होती है, बिकॉज मेडिटेरेनियन सी से लाई हुई मॉइस्चर यहाँ पे आ जाता है, बरस जाता है। इसी वजह से हमारे जो विंटर रेनफॉल होती है वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में होती है, और इस रेनफॉल को हमने मावट कहा है, और इस प्रोसेस को हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। ठीक है, मावट रेंज जो होती है वो वीट क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समर सीजन के आने के बाद जेट स्ट्रीम जो है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और अप्रैल और मई में सदर्न ब्रांच की वजह से जेट स्ट्रीम की, मतलब अप्रैल और मई की कंडीशन मैंने बताई थी ना कि यहाँ पे इंडिया के इस वाले पोजीशन पे सदर्न ब्रांच होती है जेट स्ट्रीम की। सदर्न ब्रांच होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर होता है लैंड पे, लो प्रेशर लैंड पे होता है, डिस्पाइट द लो प्रेशर तब भी रेनफॉल नहीं होती। और जून में आईटीसीजेड का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। देखिए बारिश तभी होगी जब जेट स्ट्रीम कंप्लीटली रिमूव्ड हो जाएंगी इंडिया से। when the jet streams remove completely from the Indian subcontinent, then only the rainfall take place. jet stream जब तक रहेंगी वहां पे हाई प्रेशर सिचुएशन रहेगी, बारिश नहीं होने देंगी। तो रेनफॉल तभी होगी, ओनली बिगिंस जेट स्ट्रीम्स जब कंप्लीटली रिमूव हो जाएंगी इंडिया से, और आईटीसीजेड का क्रिएशन हो जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब हम देखते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड तिब्बत प्लेट्यू। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम तिब्बत प्लेट्यू से रिलेटेड है। कैसे? ये जो पार्ट है ये पी कोटेश्वरम ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, कि तिब्बत प्लेट्यू का क्या इंपैक्ट है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम पर और इंडियन मॉनसून पर। ठीक है, और देखिए अभी मैं यहाँ पे आपको बता दूं वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या हो रही है, नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही है इंडियन मॉनसून को। ठीक है, इंडियन मॉनसून पे नेगेटिव इंपैक्ट कर रही है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, याद रखेंगे ये चीज। क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, नो आइडिया। जून के महीने में तिब्बत प्लेट्यू बहुत ज्यादा गर्म होता है, क्या हो जाएगा, लो प्रेशर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। जहां गर्मी वहां लो प्रेशर एयर का राइज स्टार्ट हो जाएगा। देखिए तिब्बत प्लेट्यू है, यहाँ से ईस्ट की तरफ से ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स आ रही हैं। ठीक है, अपर एयर सर्कुलेशन में ही जब तिब्बत प्लेट्यू से एयर राइज होगी तो ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के संपर्क में आकर, अब ये एकदम हाई स्पीड विंड है, इनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। जब किसी भी तेज हवा के चपेट में अगर आएंगे, ये एयर जो यहाँ से उठ रही है तिब्बत प्लेट्यू से, तो वो इसको बेंड कर देगी नीचे की तरफ को। ठीक है, वो इसको नीचे की तरफ को बेंड कर देगी टुवर्ड्स दी हाई प्रेशर मस्क्रीन हाई। मस्क्रीन हाई की तरफ ये इसे बेंड कर देगी, और ये कहलाई जाएगी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, अब यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। यहाँ पे हाई प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, यहाँ पे लो प्रेशर बहुत ज्यादा लो है। तो क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी, और यहाँ पे इंडियन ओशियन है तो हाई मॉइस्चर होगा इसमें। जब मॉइस्चर ज्यादा होगा तो रेनफॉल भी ज्यादा होगी, यानी कि ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हमारे इंडिया के मॉनसून पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है। पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऑन इंडियन मॉनसून। ठीक है, इंडियन मॉनसून पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है, और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। आई होप इट्स क्लियर। yes because they create more high pressure and here more low pressure is already there, तो ज्यादा मूवमेंट होगा winds का from sea to surface। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है तिब्बत प्लेट्यू पे लो प्रेशर है, तो क्या होगा, एयर का कन्वेक्शन होगा, यानी कि एयर का राइज होना शुरू हो जाएगा। अब इस लो प्रेशर कंडीशन की वजह से एयर जो राइज हुई है तिब्बत प्लेट्यू से वो इकट्ठी हो जाएगी अपर एयर में, मतलब हायर एटमॉस्फेयर में अराउंड 8 टू 10 किलोमीटर्स। अब 8 टू 10 किलोमीटर्स में क्या बह रही है, जेट स्ट्रीम बह रही है, मैंने आपको बताया था। अब ये जेट स्ट्रीम क्या होंगी,
ये सदर्न इंडियन ओशन की तरफ मूव होना शुरू कर देंगी, हायर एटमॉस्फेयर पर टकरा के ये मूव होना शुरू कर देंगी सदर्न इंडियन ओशन की तरफ। अब वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द एयर टर्न्स राइट, एक ब्रांच उसकी राइट टर्न कर जाएगी कोरियोलिस फोर्स की वजह से, और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बन जाती है। नहीं समझ में आया? फिर से समझाती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। सब कुछ इरेज कर देंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, ठीक है? हर एक कंसेप्ट हम ऐसे क्लियर करेंगे ना कि कभी भी आपको दोबारा उसे उठा के देखने की जरूरत ना पड़े, आपके दिमाग में बैठ जाए वो चीज। देखिए तिब्बत प्लेट्यू पे क्या है, ये तिब्बत प्लेट्यू है हमारा, ठीक है? यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है। लो प्रेशर होने की वजह से एयर का क्या हुआ, राइज होना शुरू हुआ, एयर का राइज होना शुरू हुआ। अब यहाँ पे क्या है, ट्रोपोपॉज है, यहाँ पे क्या है, ट्रोपोपॉज है। अब ये जो एयर राइज हुई है वो यहाँ पे बाइफर्केट हो जाएगी दो पार्ट में, ठीक है? तो जो एयर राइज हुई है तिब्बत प्लेट्यू से, वो हाई एटमॉस्फेयर में जाके एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठी हो गई। अब ये मूव करना स्टार्ट कर देगी इंडियन ओशन की तरफ को, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी ना, तो एक पार्ट इंडियन ओशन की तरफ को मूव करना स्टार्ट कर देगा और एक ब्रांच उसकी राइट टर्न कन्वर्ट हो जाएगी कोरियोलिस फोर्स की वजह से। अब यही, इसे ही हम कहते हैं ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इसे ही हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है? ये जेट स्ट्रीम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को इंक्रीज कर देगी इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इंडियन ओशन के बीच में, यानी कि इंडियन ओशन में तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर बन जाएगा और सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा लो प्रेशर बन जाएगा, जो मॉनसून की इंटेंसिटी को भी इंक्रीज करेगा। एयर जो होगी वो तिब्बत प्लेट्यू से आएगी और डिसेंड डाउन हो जाएगी सदर्न इंडियन ओशन में, यानी कि इंडियन ओशन के पास डिसेंड डाउन हो जाएगी। यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर कंडीशंस पाई गई मिलेंगी, तो इसे कहेंगे हम मस्करीन हाई, हाई मतलब हाई प्रेशर को यहाँ पे हाई लिखा गया है, ठीक है? तो क्या हुआ, जो विंड्स आ रही हैं वो सदर्न इंडियन ओशन में डिसेंड डाउन हो जाएंगी, हाई प्रेशर विंड्स, ठीक है? यही हाई प्रेशर विंड्स जो होंगी वो इंडिया की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगी फ्रॉम ओशन टू लैंड। जब ओशन टू लैंड मूव करेंगी तो इनमें क्या होगा, इनमें होगा मॉइस्चर, और जो कि होगा बहुत ज्यादा मॉइस्चर, बिकॉज बहुत हाई स्पीड में फ्लो हो रही है। ये विंड्स इंडिया की तरफ मूव करेंगी मॉनसून की विंड्स के साथ और इंक्रीज कर देंगी मॉनसून की इंटेंसिटी को, ठीक है? साउथ वेस्ट मॉनसून भी तो हमारा ऐसे ही बहता है ना, तो ये विंड्स भी तो ऐसे ही बहेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो ये मॉनसून विंड्स के साथ मिलकर क्या करेंगे, मॉनसून की इंटेंसिटी को बहुत हाईली इंक्रीज कर देंगी। इसी वजह से जो तिब्बत प्लेट्यू है और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो इंडिया के मॉनसून पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालती हैं, ठीक है? आई होप इट्स क्लियर, जेट स्ट्रीम हाइपोथेसिस इज क्लियर। अगर एक बार में समझ में नहीं आया, किसी ने पहली बार देखा होगा तो उसको एक बार और देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई टफ नहीं है, ठीक है? देखिए जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो हमारे इंडिया के मॉनसून पर नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं, ठीक है? जो हमारी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, जो हमारी किसकी वजह से बनी, जो तिब्बत प्लेट्यू से एयर राइज हुई, ट्रोपोपॉज पे जाके टकराई, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गई, तो जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बनी उस जेट स्ट्रीम को वो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हमने कहा। ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हमारी क्या करती है, इंडियन मॉनसून पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है। बस आपको इतनी चीज याद रखनी है मोटा मोटी, ठीक है? बाकी आपको अच्छे से इसमें से पढ़ लेना है, ठीक है? आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ पे हमने आज अपना कंप्लीट कर दिया जेट स्ट्रीम हाइपोथेसिस। अब देखिए 3-4 टॉपिक बचे हैं, एक बचा है एल नीनो, ला नीना और इंडियन ओशन डाइपोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशन डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ITCZ इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, जेट स्ट्रीम भी इंपॉर्टेंट है। तो ये अगले पार्ट में आपका ये पूरा चीज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? आई होप इट्स क्लियर, फाइन नाउ। आप इस चीज को पढ़िएगा, समझिएगा, नोट्स मैं आपको प्रिपेयर करके दूंगी, आपको बस पढ़ना है, समझना है और कंसेप्ट्स अपने क्लियर रखने हैं। कंसेप्ट्स अगर क्लियर होंगे ना तो ना मेंस फंसेगा ना प्रीलिम्स फंसेगा, ठीक है? कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलती हूँ आपसे कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद। आप पढ़िएगा, अगर अच्छा लगा तो आपको क्या करना है आप जानते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप लर्निंग।